डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के चौथे दिन भी भीषण घमासान, रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला, ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका के बड़े हमले, बढ़ते तनाव के बीच ईरान की धरती भूकंप से कांपी। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के विदेश नीति पर उठाए सवाल, सोनिया गांधी ने कहा खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी खलती है। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर उठाए सवाल, खामेनेई के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा के 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नबीन बिहार से बने राज्यसभा उम्मीदवार। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान। झारखंड में निवेश बढ़ाने की तैयारी में टाटा समूह, सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर टाटा समूह के साथ हुई अहम बैठक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान की धरती मंगलवार को भूकंप से कांप उठी। देश के गेराश इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। ईरान इस वक्त दोहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भीषण जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ कुदरत ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच मंगलवार को ईरान के दक्षिणी हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मध्य पूर्व एशिया की जमीन इन दिनों बारूद की गंध से भरी है। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर जारी सैन्य हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई का आज चौथा दिन है। दोनों देशों की संयुक्त बमबारी तेज हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि यह अभियान 4-5 हफ्ते तक चल सकता है। पूरा क्षेत्र युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी इजरायली हवाई हमले के दौरान ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन स्थल को हाल ही में कुछ नुकसान हुआ है। भारत ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई सलाह में कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी है। आगे उन्होंने कहा, भारतीयों को समाचारों पर नजर रखना जारी रखना चाहिए, स्थिति के प्रति सजग रहना चाहिए और भारतीय दूतावास से किसी भी आगे के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बता दें कि छात्रों सहित लगभग 9,000 भारतीय ईरान में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच एयर फ्रांस ने घोषणा की है, उसने गुरुवार तक इजराइल, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने फुजैरा तेल उद्योग क्षेत्र में लगी आग पर काबू पा लिया है, जो एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन के मलबे से भड़की थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर जारी सैन्य हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई का चौथा दिन है। दोनों देशों की संयुक्त बमबारी तेज हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि यह अभियान अभी 4-5 हफ्ते तक चल सकता है। पूरा क्षेत्र युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकाने कुछ ही महीनों में हमलों से सुरक्षित हो जाते। फॉक्स न्यूज को उन्होंने बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम कुछ ही महीनों में हमलों से प्रतिरक्षित हो जाते। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर अमेरिकी सेना की तैनाती की आवश्यकता नहीं होगी। बीते कुछ समय में दक्षिणी बेरूत के डाहिया इलाके में इजरायली हमले हुए। इन हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़ी स्थानीय टीवी चैनल अलमनार के भवन को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने पहले हवाई हमले में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन के प्रमुख को मार गिराया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसकी नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अमेरिकी बलों को निशाना बनाकर जटिल हमला किया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमलों में एक दिन बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक के 2 प्रमुख कुर्द नेताओं मसूद बरजानी
और बाफेल तालिबानी से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कई महीनों की कोशिशों का नतीजा थी। इजराइल के कुर्दों के साथ लंबे समय से सुरक्षा और खुफिया संबंध रहे हैं। कुछ अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा हालात में कुर्द गुट सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की लक्षित हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखी आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये मौन तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सोनिया गांधी ने ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की है। उन्होंने इसे तटस्थता नहीं बल्कि कार्यविहीनता बताया। कांग्रेस ने ईरानी धरती पर बमबारी और लक्षित हत्याओं की स्पष्ट निंदा की है और इन्हें क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संप्रभु समानता है, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों पर आधारित रही है। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से असंगत दिखती है। एक खबर में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की है कि उसके सर्वोच्च नेता की हत्या एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए लक्षित हमलों में हुई। उन्होंने इसे चल रही वार्ताओं के बीच किसी सत्तारूढ़ राष्ट्राध्यक्ष की हत्या बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर विघटन करार दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग भी की। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने न तो इस हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अमेरिका इजराइल के हमलों का जिक्र किए बिना केवल ईरान की यूएई पर जवाबी कार्रवाई की आलोचना की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के लेख पर जवाब देते हुए खामेनेई की एक पुरानी पोस्ट शेयर की है और कहा कि लिखना तो बनता है। खामेनेई की इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नेहरू की ओर लिखी गई ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि उपनिवेशीकरण से पहले भारत ने इतनी महत्वपूर्ण प्रगति की थी। खामेनेई ने यह पोस्ट 6 अगस्त 2023 में किया था। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने बस इतना ही कहा कि लिखना तो बनता है। भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार से नितिन नबीन और शिवेश कुमार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामित किया है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इसी के साथ अन्य 8 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया गया है। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बिहार से पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें नितिन नबीन और शिवेश कुमार शामिल हैं। असम तेराश गौवाला और जोगेन मोहन को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। हरियाणा से संजय भाटिया को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से भाजपा ने 2 नामों की घोषणा की है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और सुजीत कुमार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से भाजपा ने राहुल सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
रांची में झारखंड सरकार और टाटा समूह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में निवेश और विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। ये पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभव हो पाई। कांकेर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की भावी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का स्वागत करते हुए कहा कि टाटा समूह और झारखंड का संबंध ऐतिहासिक और गहरा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि टाटा समूह ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत झारखंड की धरती से की थी और आज ये समूह देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और समूह की साझेदारी भविष्य में और मजबूत होगी, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में राज्य के युवाओं के कौशल विकास को लेकर भी चर्चा हुई। टाटा समूह ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात कही, ताकि युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सके। इसके अलावा समूह ने झारखंड के औद्योगिक और खेल विकास में निरंतर सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। होली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9.57 लाख से अधिक लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की धनराशि वितरित की, जिसमें मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान भी शामिल किया गया। सीएम धामी ने 1 क्लिक से फरवरी 2026 की पेंशन किस्त जारी की। सीएम ने अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने साफ किया कि हर पात्र तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री धामी द्वारा समाज कल्याण विभाग की माह फरवरी 2026 की पेंशन किस्त का 1 क्लिक के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया गया। इस अवसर पर कुल 9,57,691 लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की धनराशि वितरित की गई। ये राशि मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान को भी सम्मिलित करती है। फरवरी माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 की दर से धनराशि वितरित की गई, जबकि विधवा पेंशन योजना के तहत 2 करोड़ 31 लाख 5 हजार 93 लाभार्थियों को 1,500 प्रति माह की दर से भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह रंगोत्सव एवं मूर्ख महामूर्ख सम्मेलन 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को सुदृढ़ करने का पावन अवसर भी है। ये पर्व हमें छोटी छोटी अनबन और गिले शिकवे भुलाकर नए सिरे से संबंधों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब में पर्वों को मिला जुलाकर मनाने की एक गौरवशाली परंपरा रही है। रायपुर प्रेस क्लब वर्षों से होली मिलन और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। ये परंपरा आगे भी निरंतर जारी रहनी चाहिए। उन्होंने प्रेस क्लब परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कामना की कि ये उल्लासपूर्व पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता लेकर आए। इस दौरान रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय का अनूठे अंदाज में मिर्ची की माला पहनाकर और त्रिशूल नुमा पिचकारी भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक नॉनसेंस टाइम्स का भी विमोचन किया। होली मिलन समारोह में उमंग का तब अनोखा वातावरण देखने को मिला जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं नगाड़ा बजाकर उत्सव का जोश दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री के नगाड़ा बजाते ही समारोह में उपस्थित पत्रकारों और अतिथियों ने तालियों के से उत्साह व्यक्त किया और पूरे परिसर में आनंद की लहर दौड़ गई। पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुन पर मुख्यमंत्री भी पत्रकार साथियों के साथ फाग गीतों और होली के उल्लास में सहभागी बने। कार्यक्रम में संगीत, संस्कृति और आपसी भाईचारे का सुंदर संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कोई तनाव नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, ना ही कोई गुंडागर्दी है। सबको सुरक्षा का एहसास है और सबको विश्वास है। सबके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। यही एहसास और विश्वास राम राज्य की अवधारणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति रहेगी तो भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम योगी सोमवार शाम पांडे हाता में
होलिका दहन उत्सव समिति की ओर से आयोजित भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। होलिका दहन के दिन शोभा यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया में उपद्रव, अराजकता और अव्यवस्था है, पर हम भारतवासी गर्व कर सकते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को नई बुलंदी देते हुए नए भारत का दर्शन करा रहे हैं। नया भारत हर व्यक्ति, हर तबके को अवसर देकर उत्सव का वातावरण देता है, लेकिन वर्ष 2014 के पहले लोग बेहतर तरीके से उत्सव नहीं मना पाते थे। यूपी में तो पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, समाज में भय और तनाव रहता था। तब की सरकारें समाज को बांटती थी और इसका परिणाम व्यापारी और नागरिक चुकाते थे। तब गुंडागर्दी, अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश सुरक्षा और सुविधा देकर उत्सव प्रदेश बन चुका है। अब यूपी में न कर्फ्यू है और न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का विरासत गलियारा प्रदेश का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा। गलियारा बनने से प्रभावित व्यापारियों को घंटाघर के बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें दी जा रही हैं। इसके बाद अन्य जो दुकानदार शेष रह जाएंगे उनके लिए डाइट के पास कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह जनता दर्शन लगाकर योगी आदित्यनाथ ने जनसेवा करने के साथ ही मंदिर गौशाला में जाकर गौसेवा में भी रमे नजर आए। उन्होंने नामों से पुकार कर स्नेहिल थपकी देकर गायों गौवंश को खूब दुलारा, उन्हें गुड़ रोटी खिलाई और गौशाला के कार्यकर्ताओं को गौवंश की समुचित देखभाल के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास पर मंगलवार प्रातःकाल सीएम योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत आवेदनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गौ सेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। मंगलवार सुबह भी वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गौशाला में सीएम योगी ने चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नामों से गौवंशों को पुकारा। उनकी आवाज इन गौवंशों के लिए जानी पहचानी है। प्यार भरी पुकार सुनते ही कई गौवंश दौड़ते कूदते उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से गुड़ रोटी खिलाई। इसी क्रम में उन्होंने भोले नामक एक विशाल नंदी को स्नेह की थपकी देते हुए गुड़ रोटी खिलाई। उसके शरीर पर लगी धूल मिट्टी को पहले अपने हाथों से साफ किया और फिर गौशाला कार्यकर्ता को निर्देशित किया कि भोले के शरीर को सूखे कपड़े से साफ कर दिया जाए। मंदिर की गौशाला में सीएम योगी ने मोर पर भी स्नेह बरसाया और अपने हाथों से उसे रोटी खिलाई। शांति, आपसी भाईचारा, रंगों का त्योहार होली मिलन का आयोजन वीरांगना अवंतीबाई ब्लॉक अंतर्गत रखा गया। इस आयोजन पर रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा रंग में दिखे। मंच पर नगाड़े की थाप पर उन्होंने फाग गीत गाया। इस दरमियान कार्यकर्ताओं ने खुशी से झूम उठे। ज्ञात हो, प्रतिवर्ष ब्लॉक द्वारा आयोजित होली मिलन का आयोजन किया जाता है। देवेंद्र नगर के गुरु घासीदास गार्डन पर कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता विकास उपाध्याय, संजय पाठक, गिरीश दुबे सहित ब्लॉक के अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ रंग गुलाल खेल होली की बधाई देते हुए वो झूमे। सादाबाद कोतवाली अंतर्गत गांव गढ़ीहरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के करीब 4 बजे एक निजी डबल डेकर बस ने एक इको कार में पीछे से टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में इको में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। मृतकों के शव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि घायलों को उपचार के लिए खंदौली थाना क्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक निजी डबल डेकर बस दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, तो इसी दौरान सादाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ीहरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही इको में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया। इको में सवार सभी लोग दिल्ली से राजाखेड़ा राजस्थान की तरफ जा रहे थे। मृतक सभी धौलपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। एक सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे पर
141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहनवाज पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके CSC खंदौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड जो 3 सीरियस हैं उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की CSC खंदौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।